के रेलवे जी के क्वेश्चन नंबर 201 किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विरिशल या कुलहीन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 202 मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? ऑप्शन ए शुंग वंश। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? ऑप्शन ए शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरदत्त की हत्या इसके सेनापति मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व यानी 112 वर्ष तक रहा। मगध पर शुंग वंश इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व यानी 112 वर्ष तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। क्वेश्चन नंबर 203 मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन सी वीरदत्त। क्वेश्चन नंबर 204 किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? ऑप्शन सी सातवाहन वंश। सातवाहन राजवंश ने अपने शासक के चित्र वाले सिक्के जारी किए। सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, कांसा, प्लेटिन आदि के सिक्के भी चलाए। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 205 दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है बाकी सही है? ऑप्शन डी चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। गलत। गौतम बौद्ध धर्मग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है। सही है। तो बुद्ध ने गौतम अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। सही है। जीविक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे। जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, बल्कि कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एवं प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है, जबकि बौद्ध धर्मग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल लुम्बिनी में स्थित है और गुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 206 कनिष्क किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन सी कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राजरोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग में लाया गया। 78 ईस्वी को शक युग का आरंभ भी माना जाता है। 78 ईस्वी को शक युग का आरंभ भी माना जाता है। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था।
क्वेश्चन नंबर 207 कनिष्क फिल इन द ब्लैंक्स वंश का सम्राट था। कनिष्क बी कुषाण वंश का सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 208 शक युग का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन डी सन 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 209 कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर फिल इन द ब्लैंक्स है जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। ऑप्शन डी कनिष्क। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कनिष्क थे। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कनिष्क थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क 78 ईस्वी से 101 या 102 ईस्वी तक थे। कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। इनकी राजधानी फिरोजपुर पेशावर थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस थे। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 ईसा पूर्व फिल इन द ब्लैंक्स शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ऑप्शन सी पहले। ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ईसा पूर्व पहली शताब्दी का आरंभ 15 ईस्वी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस था जो एक चीनी समुदाय से संबंधित था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस था जो एक चीनी समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था। जो 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसका शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संधि का आयोजन उबलावन कश्मीर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 211 ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा फिल इन द ब्लैंक्स ने लिखा था। ऑप्शन ए खारवेल। उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ। उड़ीसा के उदयगिरी नामक पहाड़ी में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। यह लेख प्राकृतिक भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 212 प्रयाग प्रत्यस्थि जिसे इलाहाबाद स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 212 प्रयाग प्रत्यस्थि जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है हमें फिल इन द ब्लैंक्स की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रत्यस्थि से हमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रत्यस्थि से हमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिस पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है। इस परिस्थिति को मूल रूप से कौशाम्बी में अशोक के स्तंभ पर उकेरा गया था। अकबर के समय जहांगीर इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस परिस्थिति की भाषा संस्कृत तथा शैली चंपू है। इसमें कुल 33 पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 213 हर्षवर्धन निम्नलिखित में किस वंश से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 213 हर्षवर्धन निम्नलिखित में किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए पुष्यभूति वंश। सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के शक्तिशाली राजा थानेश्वर के पुष्यभूति वंश
शासक प्रभावर्धन का पुत्र था। इसने कनौज को अपनी राजधानी बनाया तथा सम्राट हर्ष ने रत्नावली प्रियदर्शी का नागानंद नामक नाटक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 214 रवि कृति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय पर फिल इन द ब्लैंक्स विजय के बारे में विस्तृत वर्णन करता है। ऑप्शन डी हर्ष। रवि कृति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 214 रवि कृति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ऐहोल शिलालेख रवि कृति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में एक जैन काव्य था। ऐहोल शिलालेख रवि कृति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबार में जैन काव्य था। रवि कृति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय के हर्ष की विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ऐहोल शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 215 निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 215 निम्न में कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए जुआनजांग वैनसांग शासकों का शासनकाल राजदूत हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आयन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता मोहम्मद मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी मारवन कुलशेखर के शासनकाल में मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 216 उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑप्शन डी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 216 उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑप्शन डी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन काल के एक महान ज्योतिषविद आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। उन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। व्यक्ति कार्यक्षेत्र चरक महर्षि और आयुर्वेद विशारद ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ और आमिर भारतीय गणितज्ञ। क्वेश्चन नंबर 217 इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के तरवारी कवि थे? ऑप्शन डी वानभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वानभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें हर्षवर्धन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 218 चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन सी हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था। भारत से वह 645 ईस्वी में चीन लौट गया और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए आया था। इसके वर्णन वृत्तांत सीयू के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यातव्य है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 219 फिल इन द ब्लैंक्स एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 647 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 220 इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन डी ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 221 इनमें से कौन से चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा?
ऑप्शन सी ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। क्वेश्चन नंबर 222 बाणभट्ट किस राज्य के दरबारी कवि थे? ऑप्शन बी हर्षवर्धन। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके दो प्रमुख ग्रंथ हर्षचरितम एवं कादम्बरी हैं। इनके दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? ऑप्शन ए वराहमिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य का यह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। सांची के अभिलेख में से देवराज कहा गया है। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरि, खरपन, शंकु, अमरसिंह, बेतालगढ़, छपन व रुरुचि थे। क्वेश्चन नंबर 224 इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और गुप्त वंश का शासक, महान योद्धा एवं कुशल सेनापति था। समुद्रगुप्त की विजय के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त की विजय के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। उपाधियां पराक्रमक, प्रतिरथ, सर्वराज्यविजेता, लिच्छवी, दौहित्र आदि समुद्रगुप्त की उपाधियां। क्वेश्चन नंबर 225 प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? ऑप्शन डी प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा पर विस्तार किया। अपनी वैवाहिक नीति को इसने दो पड़ोसी राज्यों नागाओं और वाकटक के खिलाफ निर्देशित किया। इन दो शक्तियों को जीतना चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए बहुत आवश्यक था ताकि सब क्षेत्रों को वश में किया जा सके। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की और इनको मित्र बनाया तथा चंद्रगुप्त अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह महाराष्ट्र के वाकटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस तरह वह महाराष्ट्र और मध्य भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया। क्वेश्चन नंबर 226 विक्रम द्वितीय किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे संस्कृत में विक्रम द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे संस्कृत में विक्रम द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, गुप्त वंश के एक महान शक्तिशाली सम्राट थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री हायन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 210 सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूतम इनमें से किसकी कृति है? ऑप्शन सी कालिदास। कालिदास 3री-4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में संस्कृत भाषा के महानतम कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास की प्रमुख कृतियां निम्न हैं: नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, महाकाव्य रघुवंशम, कुमारसंभवम, खंडकाव्य मेघदूतम, ऋतुसंहारम। क्वेश्चन नंबर 228 प्रस्तुति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं?
ऑप्शन बी गुप्त। गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां लिखवाई है। प्रशस्ति अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक भारतीय शैली है। प्रशस्ति का सबसे पहला प्रसिद्ध उदाहरण खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख है, जो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा हुआ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 229, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त का गुप्त वंश का महानतम शासक एवं अच्छा वीणा वादक के रूप में जाना जाता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक और संगीत प्रेमी भी कहा गया। ऐसा अनुमान इसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 230, किस युग को प्राचीन भारतीय का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन सी गुप्त। क्वेश्चन नंबर 230, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य, चौथी शताब्दी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था के स्थापना कला के रूप में जाना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरूच, अमरावती, सांची तथा मथुरा इस काल की प्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माण का काल था। चित्रकारी के क्षेत्र में अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की तथा सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 231, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन डी गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 232, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने 415 से 455 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के नालंदा जिले में करवाया था। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। हेन सांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र थे। हेन सांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र थे। 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। 233, चंद्रगुप्त प्रथम ने के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। क्वेश्चन नंबर 234, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने इंद्रप्रस्थ पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। ऑप्शन बी कनौज। ऑप्शन बी कनौज। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कनौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। हर्ष के पश्चात कनौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कनौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कनौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 235, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने इंद्रप्रस्थ में से एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ऑप्शन सी मगध। 4वीं शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात
नष्ट हुई मगध की राजनीतिक ताकत पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। क्वेश्चन नंबर 236, निम्नलिखित में कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद घटोत्कच शासक बना। इसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम भी माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम भी माना जाता है। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। क्वेश्चन नंबर 237, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिसे महाराजा की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त जिसे महाराजा की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 238, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन बी फाहियान। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों को भ्रमण घुमा दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 239, हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? ऑप्शन बी बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन की राजसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 240, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास फिलिंदेमलक्स प्रभुत्व में आए और उनके काल के बाद के अंधे युग के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए राजपूत। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उनके संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हुए और कनौज पर उनका आधिपत्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 241, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का फिलिंदेमलक्स ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया। ऑप्शन डी 390। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 242, चीनी यात्री ईसिंग फिलिंदेमलक्स में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। क्वेश्चन नंबर 242, चीनी यात्री ईसिंग फिलिंदेमलक्स में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। ईसिंग चीनी बौद्ध यात्री था और 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था। सुमात्रा तथा लंका होते हुए वो ताम्रलिपि पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत में अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 243, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 243, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? ऑप्शन डी तमिल। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। ऐतिहासिक युग के आरंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से प्राप्त होता है। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से प्राप्त होता है
इसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेर, चोल और पांडव का शासन था। समकालीन प्रमुख रचनाएं तोलाकाप्पियम, इथोतौकें एवं शिल्पाधिकारम आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 244 चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के निर्वचन हेतु प्रदान की गई भूमि को वृंदावनांश कहा जाता है। ऑप्शन डी शालाभोग। चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को शालाभोग कहा जाता है। ब्राह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। ब्राह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। वहीं वेलन वगाई गैर ब्राह्मणों और किसानों को प्रदान की गई भूमि थी। पली चंदनम संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि थी। क्वेश्चन नंबर 245 वृंदावनांश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन बी द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 245 द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। होयसल यादवों के वंशज थे। होयसल और यादवों के वंशज थे तथा ये चोल या पश्चिमी चालुक्य के सामंत थे। ये कर्नाटक के छोटे से भाग पर शासन करते थे। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। क्वेश्चन नंबर 246 दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया। ऑप्शन डी चोल राजवंश पेनार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। इस राजवंश की स्थापना विजयाल ने 850 से 887 ईस्वी में की थी। चोलकालीन प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम, कावेरी पत्तनम, शिलायार, कोरकोई आदि थे। क्वेश्चन नंबर 247 राजा सी विष्णु वृंदावनांश वंश के शासक थे। राजा सी विष्णु वृंदावनांश वंश के शासक थे। ऑप्शन बी राजा सी विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। राजा सी विष्णु 575 से 6 ईस्वी में पल्लव वंश के शासक थे। सातवाहनों वंश के ध्वंसावशेषों पर निर्मित होने वाले पल्लव वंश की स्थापना इन्होंने की थी। सातवंशों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित होने वाले पल्लव वंश की स्थापना इन्होंने की थी। सातवाहन साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में शासन करने वाले पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु थी। उल्लेखनीय है कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं किरातु जूर्नियम के रचयिता भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 248 पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक वृंदावनांश से संबंधित है। ऑप्शन बी चालुक्य वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना राजा जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना राजा जय सिंह ने की थी। इसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना राजा जय सिंह ने की थी। इसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रम द्वितीय, विनय द्वितीय और विजय द्वितीय। इन सब में से सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। जिसे दंती दुर्ग में परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का प्रतापी शासक था। ऑप्शन है चालुक्य वातापी वंश का वातापी चालुक्य वंश। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। यह कीर्तिवर्मन का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध एवं विजयों के विषय में जानकारी बहुल अभिलेख से मिलती है।
पुलकेशिन द्वितीय की युद्ध एवं विजय के विषय में जानकारी यहोल अभिलेख से मिलती है। इसकी रचना उनके समकालीन कवि रवि कीर्ति ने की थी। संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराकर संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया और हर्षवर्धन को पराजित करने का पक्ष पुलकेशिन द्वितीय ने अपना दूसरा नाम परमेश्वर रखा। लोहनेर अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को पूर्व एवं पश्चिम प्योदी का स्वामी कहा गया। लोहनेर अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को पूर्व एवं पश्चिम प्योदी को स्वामी कहा गया। इसी अभिलेख में इसे परम भागवत कहा गया। क्वेश्चन नंबर 250 फिल इन द ब्लैंक्स। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। ऑप्शन ए पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए थे और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए थे और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। 7वीं और 8वीं सदी में पल्लव एक शक्तिशाली वंश के स्थापित उनके वास्तविक शासक वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु 570 से 600 ईस्वी माना जाता है। इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने काशी के कैलाशनाथ तथा ऐरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय की थी।